वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो इंडियन इकोनॉमी बच्चे, जब हम भारत की बात करते हैं, सो ये जो चैप्टर है मैं तुम्हें बहुत सारी पिक्चर्स डायग्राम्स के साथ कराने वाली हूँ, तुम्हारे दिमाग में छाप रह जाएगी। यस, सो भारत हमारी सोने की चिड़िया कहलाता था आज़ादी के पहले। ये क्यों ऐसा कहलाता था, ये कैसा था, वो सब इस इंडियन इकोनॉमी में है। हमारी कंट्री एक प्रॉस्परस कंट्री थी, हम सेल्फ सफिशिएंट थे, हम किसी पे निर्भर नहीं थे फॉर आवर डेली नीड्स, आवर फूड, आवर हेल्थ, आवर एजुकेशन, सब हमारी इकोनॉमी के अंदर ऑल इंक्लूसिव था। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी उस दिन से लेके आज तक के इस लंबे सफर में जो अलग अलग पड़ाव से पास हुई, दैट्स व्हाट वी आर गोना डू इन दिस चैप्टर। सो सबसे पहले तो चैप्टर का समझ लो, मेरे हिसाब से इसके 6 पार्ट्स में मैं इसको कवर करना चाहूंगी। सबसे पहला इस प्री इंडिपेंडेंस की आज़ादी के पहले 1850 से लेके 1947 तक का सफ़र, एक पड़ाव। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से लेके 1991 तक का एक पड़ाव। देन 1980 के रिफॉर्म्स, रदर आई शुड से यहाँ 1980 के रिफॉर्म्स द थर्ड पार्ट, 1991 के रिफॉर्म्स द फोर्थ पार्ट, और हमारी इकोनॉमी की करंट पोजीशन, और इस पूरे में एक टाइमलाइन से हटके टॉपिक की नीति आयोग का रेफरेंस और हमारी कंट्री में इसका महत्व। तो इस तरह से चैप्टर हमारा ब्रेकअप है इन दीज पॉइंट्स। आप मान के चल सकते हैं कि 7 से 9 मार्क या 8 मार्क का कवरेज इस चैप्टर का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट ये जो स्लाइड्स हैं, ऑलरेडी क्लास में हम नोट्स बना चुके हैं, तो आप मुझे सुनते जाइए और नोट्स को ओपन रखिए। कहीं आपको लगे कि मैं ये पॉइंट मिस कर गया हूं, तो आप उस पॉइंट को फिर से फोकस करके उस पर हाईलाइट कर लीजिए। एंड लाइफ विल बी छिंगालाला। फटाफट ऑल द चिल्ड्रन हु आर वाचिंग दिस विल गिव दिस वीडियो अ लाइक। तो स्टार्ट करते हैं प्री इंडिपेंडेंस एरा। यस, चैप्टर के 5 पार्ट्स में लेट्स बिगिन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। तो बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी में 1600 तक पहुंचते हैं। हमारी कंट्री में बहुत सारे मुगल शासक हुए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। वो जहांगीर थे जिनके शासन में 1605 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई। जहांगीर के दरबार में वन ऑफ द मिनिस्टर्स के रूप में ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ और उन्होंने पटापटू के उनको धीरे धीरे अपनी पैठ बनाना स्टार्ट किया। और जब हम ब्रिटिशर्स के पूरे टेन्योर को देखते हैं तो वो 2 पीरियड्स में डिवाइड होता है। 1757 से लेके 1858 का फर्स्ट स्लॉट, इस स्लॉट में हमारी कंट्री का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया और उसमें एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट हुआ 1757, जिसमें हम वी लॉस्ट द बैटल ऑफ प्लासी। ब्रिटिशर्स की आदत थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जिसके तहत हम ब्रिटिशर्स से हार गए और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने पूरा रौंद दिया हमारी कंट्री को। उसके बाद हमने 100 साल बाद एक बार और सर उठाया, द ग्रेट इंडियन रिबेलियन। ये ब्रिटिशर्स का सेकेंड पीरियड कहा जा सकता है, 1858 से लेके 1947 तक, जब हमको फाइनली आज़ादी मिली। नाउ ब्रिटिशर्स के इस पूरे कॉलोनियल रूल को ऑलमोस्ट 190 से 200 साल तक उन्होंने शासन किया। एंड व्हेन दे लेफ्ट अस वी वर एक्सप्लॉइटेड, पुअर कंट्री, डाउन ट्रॉडन टू एनी लेवल। ऑलराइट, 200 साल का डेप्रिडेशन, 200 साल की लूट, डिस्ट्रक्शन, ऑल दिस, 90% लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन छोड़ के गए ब्रिटिशर्स। एट इंडिपेंडेंस कहाँ हम सोने की चिड़िया थे पहले और हम एक अंडर डेवलप्ड नेशन बन गए। अर्थशास्त्र एक बुक है जो कहना चाहिए चाणक्य ने लिखी है। तो चाणक्य की ये जो बुक है, इसमें उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया है कि कैसे इंडिया जैसी इंडिया क्या था और कैसे एग्रीकल्चर को लेके और राष्ट्र को कैसे चलाना। तो हम जो भारतवंशी लोग हैं, जो वहाँ से अपना थॉट प्रोसेस लेके चले हैं, तो हम इन्हीं लाइंस पर फिर आगे बढ़े वापस अपनी आज़ादी के बाद। हमारे आज़ादी के टाइम मेन ऑक्यूपेशन एज यू ऑल नो वाज एग्रीकल्चर, बट हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्ड था, प्रिमिटिव था। हमारे किसानों के पास रिसोर्सेज ही नहीं थे, कोई इस तरह की तरीका नहीं था कि हम वेदर फोरकास्ट कर सकें। और हमारे जो किसान थे वो सबसिस्टेंस फार्मिंग पे जी रहे थे। ये जो मैं आपको बोल रही हूँ रैपिड फायर राउंड रिवीजन, आप बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ और सुन के ये रिपीट कर लेना एग्जाम वाले दिन, तो आपको बहुत ही आसानी होने वाली है। अब हमारे जो तरीके थे वो सब पुराने थे। हमारा मॉनसून पे बहुत निर्भरता थी।
घर के बंटवारों के कारण हमारी लैंड फ्रैगमेंटेड हो चुकी थी, और ऊपर से करेला ऊपर से नीम चढ़ा, जमींदारी सिस्टम छोड़ गए ब्रिटिशर्स। जमींदारी सिस्टम था क्या? जमींदार्स वर द एजेंट, वर द मिडलमैन बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द फार्मर्स। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो एजेंट्स को कहते थे कि फार्मर्स से जमीन का टैक्स लगान कलेक्ट करके लाओ, और ये लोग ब्रिटिशर्स के कहने पर हमारे खुद के भारतवासी होने के बाद भी भारत के किसानों को एक्सप्लॉइट करते थे, बहुत हाई उनसे रेंट लेते थे लैंड का, इन द फॉर्म ऑफ द बोरियां जो वो प्रोड्यूस करते थे। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ब्रिटिशर्स ने इसको बनाने की जगह खत्म करा, डी इंडस्ट्रियलाइज करा। हमारा जो फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही कम था। हैंडीक्राफ्ट्स हमारे बड़े पॉपुलर थे। हैंडीक्राफ्ट में जितनी चीज़ें आती हैं, चाहे पॉटरी, चाहे कारपेट, चाहे वीविंग, बास्केट वीविंग, मड म्यूरल्स एंड एवरीथिंग, ये सब चीज़ें आती हैं इन हैंडीक्राफ्ट। तो हम हैंडीक्राफ्ट में बहुत आगे थे, बट ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर कैसे हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद किया। उन्होंने सबसे पहले तो इंडियंस से जो निकलती है डिमांड फॉर हैंडीक्राफ्ट, उसको क्रश किया बाय मेकिंग अवेलेबल मशीन मेड इम्पोर्टेड गुड्स। अब तुम एक पर्सन हो, तुम्हारे सामने ये हाथ का बनाया हुआ असेंबल किया हुआ कैलकुलेटर बने इंडियन, ये 500 का है, और मशीन मेड गुड्स कहीं से आ गए 200 रुपए का मिल रहा है, वो सस्ता सा, मशीन से बनेगा तो सस्ता ही बनेगा, तो तुमको लगेगा मैं वही खरीद लेता हूँ। तो इंडियंस ने हैंडीक्राफ्ट की डिमांड इंडिया की साइड से कम हो गई। नाउ आई बात नेक्स्ट कि वर्ल्ड हमसे खरीदता था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या बदमाशी की कि जो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे इस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा दी। तो 500 रुपए की चीज़ पे 500 रुपए का टैरिफ लगाओगे, 1000 रुपए की वो चीज़ हो गई। तो अब फॉरेनर्स भी इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स को डिमांड नहीं कर रहे, इंडियंस भी इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को डिमांड नहीं कर रहे। तो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की जो डिमांड है वो बहुत रिड्यूस हो गई और लोग इसको छोड़ने लगे, जिससे उनके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था ही नहीं, क्योंकि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप खेती भी कैसे करते। तो ऐसे सिचुएशन में मास अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। तो इस पूरी स्टोरी को तुमको याद रखना है। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी फॉलो की इन फॉरेन ट्रेड। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल का हमको एक्सपोर्टर बना छोड़ा और इंपोर्टर बना दिया फिनिश्ड गुड्स का। तो आप खरीद रहे हो महंगी चीज और बेच रहे हो सस्ती चीज, तो आपके जेब में पैसे कैसे बचेंगे। तो ये उन्होंने इंडियंस का बहुत ही कबाड़ा किया। एक जमाने में जहां एग्रीकल्चर में हमारी कॉटन मिल्स डेवलप हो गई थी, जूट के तो हम वर्ल्ड के बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गए थे, परंतु आप मान के चलो कि पार्टीशन ने हमारी इस आस पर को भी धराशायी कर दिया। पार्टीशन के बाद आप देखो ये जो हमारा अच्छा एरिया है उपजाऊ, ये पाकिस्तान के पास चला गया, और जूट मिल्स के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो बेल्ट और कॉटन का बांग्लादेश के हिस्से में चला गया, विच इज ईस्ट पाकिस्तान दैट टाइम। सो इस तरह से पार्टीशन का हम पे बहुत गलत असर हुआ। तो अब तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के चलते फॉरेन ट्रेड को में हमारा कबाड़ा कर दिया, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दिया ऑफ फिनिश गुड्स फिर ब्रिटेन वाले, और हमारे गुड्स को रॉ मटेरियल का हमें एक्सपोर्टर बना के छोड़ दिया। यस एवरीवन, अब उसके बाद इतना आप सबको समझ में आ गया कि एट इंडिपेंडेंस वी वर अ डिप्लीटेड इकोनॉमी, नो अरेंजमेंट्स टू रिप्लेस आवर फिजिकल एसेट्स, एक्सेसिव यूज की वजह से दे वर ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड। हमारी जितनी भी चीजें थी, राष्ट्र के एसेट क्या होते हैं, डैम्स, सड़कें, बिल्डिंग्स, टेलीफोन, दिस वायर्स एंड एवरीथिंग। ओके, सो हम बहुत ही ज़्यादा रूरल थे, ओवरवेलमिंगली रूरल, इनहैबिटेड बाय मोस्टली इलिटरेट पीपल, जो कि लिटरेसी रेट हमारा 18% जितना लो था, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी लो थी एट ऑलमोस्ट 32 ईयर्स। कहाँ से इंडिया कहाँ तक का सफ़र, 200 साल का जो कॉलोनियल पीरियड था, ब्रिटिशर्स ने हमें पूरा ऐसे निचोड़ देते हैं ना किसी चीज़ को, इस तरह से पूरा ख़त्म करके गए थे। तो यहाँ तक ठोको ताली फटाफट। ओके, कोई बात नहीं बेटा, एडजस्ट कर लो।
अब फटाफट मेरे क्वेश्चंस का जवाब दो। हम ब्रिटिशर्स के द्वारा हमें क्या बना दिया गया? इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। वेरी गुड। एक्सपोर्टर किस चीज का बना दिया? फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल। वेरी गुड। नेक्स्ट, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी फेयर थी या डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी? वेरी गुड। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में हमारे यहां पर जो मशीन मेड इंपोर्टेड गुड्स ब्रिटेन से आ रहे थे उस पर टैरिफ ज्यादा था या कम? वेरी गुड। हम यहां से जो भेज रहे थे गुड्स बनाकर हमारे आर्ट एंड आर्टिजन्स वाले, उन पे टैरिफ ज्यादा था या कम? ज्यादा। वेरी गुड। हमारी जो डिमांड फॉर हैंडीक्राफ्ट्स है उन्होंने उसको क्रश किया या फिर बढ़ाया? वेरी गुड, क्रश किया। इंडिया का जो एक वर्ड में अगर मैं बोलूं, रिच या पुअर एट इंडिपेंडेंस? वेरी गुड। इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। क्या मैंने सही बोला? नेक्स्ट सेंटेंस, इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ मशीन मेड फिनिश गुड्स। वेरी गुड। प्लीज टेल मी, ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल रूल ऑलमोस्ट कितने साल चला? प्लीज टेल मी, बैटल ऑफ प्लासी हम कितने साल में, कौन से साल में हारे? वेरी गुड। प्लीज टेल मी, द ग्रेट इंडियन रिबेलियन हम किस साल हारे? ब्रिटिशर्स के पहले हमारी वर्ल्ड में रैंकिंग रिगार्डिंग आवर वेल्थ कितनी थी? 1/3 to 1/4। हम पूरे वर्ल्ड की इतनी वेल्थ कमांड करते थे ब्रिटिशर्स के आने के पहले। वेरी गुड। तो यहां तक एवरीबडी इज सॉर्टेड? मजा आया एवरीवन? जितने बेसिक पॉइंट्स हैं बस इतना याद रख लेना। ओके, नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस। नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट्स में सबसे पहले तो जब हम आजाद हुए हमारे पास 3 तरीके की इकोनॉमी में अर्थव्यवस्थाओं के विकल्प थे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने चूज किया मिक्स्ड इकोनॉमी। जब हमने मिक्स्ड इकोनॉमी में को चूज किया तो हमारी कंट्री की जो हालात थे उसमें हमें ऐसी इंडस्ट्री की जरूरत थी जिसमें कैपिटल लगाने की क्षमता हो, जो सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ थोड़ा वर्क करे इकोनॉमी को उठाने के लिए, प्रॉफिट ओरिएंटेड सिर्फ अकेली ना हो और लॉस झेलने की जिसमें क्षमता हो। दैट्स वाई आजादी के बाद स्टेट को ज्यादा महत्व दिया गया। स्टेट का यहाँ मतलब है सरकार। हमारा जो सरकार का रोल था वो हमने ज्यादा किया बिकॉज उन्हीं के पास इस तरह की क्षमता थी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने की। ओके बेटू? यस बच्चों? ठीक है। नाउ क्योंकि हमें हमारे देश को एक सही नियंत्रण और सही दिशा देनी थी, सो प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ मार्च 1950 में। ये प्लानिंग कमीशन के जो हेड थे वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका पर्पस था कि 5 ईयर प्लान ये बनाएं, बट 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार के आने के बाद उन्होंने सबसे पहला मुख्य कामों में से ये किया कि नीति आयोग का गठन किया और प्लानिंग कमीशन को ध्वस्त किया। सो नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की ही सक्सेसर है, राइट? नीति आयोग के चेयरमैन भी जो हैं वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, विच इज आवर मोस्ट रिस्पेक्टेड श्री नरेंद्र मोदी। एंड ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है जिसका पर्पस है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इंक्लूड करके डिसीजन मेकिंग हो। सो आपको ये डेट्स याद रखनी है कि मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ और 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। यस गाइज एवरीवन? ओके, नाउ हम आते हैं कि हमारी आजादी के बाद से 1991 तक के इन 40 सालों में क्या क्या परिवर्तन हुए। एग्रीकल्चर पे आते हैं। जैसा कि मैंने कहा एग्रीकल्चर में 2 रिफॉर्म्स आए, एक अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी और एक लैंड सीलिंग एक्ट। अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज में ये जो ब्रिटिशर्स के टाइम जमींदार थे इनको हटाया गया और लैंड सीलिंग में बच्चे जो 200 एकड़ से ऊपर जिन लोगों की जमीन थी उनसे सरकार ने सरेंडर करवाई। नाउ बेटा ये जो पॉलिसीज थी दोनों, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले की थी। उसके बाद आया ग्रीन रेवोल्यूशन
1966 में हरित क्रांति जिसको कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब था सरकार ने सोचा जगह तो हमारे पास उतनी ही सीमित है, क्यों ना इसी पे बेहतर उपज करी जाए। कोई 10 बोरी उगा रहा है तो उसको अच्छे बीज, अच्छी खाद, अच्छा पेस्टिसाइड और इरिगेशन फैसिलिटी दे दो और सामान बनाने के बाद स्टोरेज की अच्छी फैसिलिटी दे दो तो शायद एग्रीकल्चर इंप्रूव कर पाए। इसी थॉट प्रोसेस के साथ 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ विद हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। वीट को इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड वीट रेवोल्यूशन। यस गाइस, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। हमारी कैपेसिटी की यूज हम कम करते थे, इंफ्रा प्रॉपर नहीं था, कोई रीजन बहुत अच्छा डेवलप तो कोई रीजन बिल्कुल पिछड़ा हुआ, तो रीजनल डिस्पैरिटी भी थी। तो हमने दिमाग लगाया कि लेट अस नाउ वर्क टुवर्ड्स आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हमने 2 रेजोल्यूशंस पास किए, आईपीआर 1948 आजादी के जस्ट 1 साल बाद एंड आईपीआर 1956। आपको दोनों का ध्यान रखना है। इनिशियल वाज आजादी के जस्ट 1 साल बाद 1948 एंड बाद में 1956। ये था क्या? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बेटा एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होता है जिसमें बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं फॉर द इंडस्ट्री, जिससे हमारे जो समस्याएं इंडस्ट्री की चल रही हैं उनको हम सॉर्ट कर सकें। हमारा फर्स्ट था 1948 और सेकेंड आईपीआर था 1956। यही बेसिस बना सेकेंड 5 ईयर प्लान का। तुम्हें याद होगा सेकेंड 5 ईयर प्लान को इंडिया का गोल्डन 5 ईयर प्लान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के डायरेक्शन में हमने कैपिटल गुड इंडस्ट्री भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस तरह की जगहों पे बड़ी बड़ी स्थापित की, जिससे स्टील, आयरन एंड स्टील, इन सब से देश का सीमेंट, देश की कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बढ़ेगी तो दूसरी इंडस्ट्री भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। भैया व्याख्यान की तरह सुनते जाओ और इसमें से जो चीजें एग्जाम में क्लिक करें, एग्जाम के 1 दिन पहले सुनोगे, सब तुम्हें गो थ्रू हो जाएगा। मैं वो पॉइंट्स बोल रही हूं अभी सिर्फ जो एग्जाम के लिए यूजफुल हैं, सारे पॉइंट्स मैं नहीं बोल रही हूं। ओके, सो आईपीआर मैंने तुम्हें बता ही दिया था। हाँ, आईपीआर में बेटा हमने लाइसेंस इशू करने की पद्धति फॉलो की थी, जिसका नाम था आईडीआरए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951। तो तुम समझ लो कि 1950 से लेके 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80, ये जो 30 साल का दशक था ना, 30 इयर्स थे ना, इसमें हमारे जो ग्रोथ रेट थी वो मोटा मोटी 3.5% थी। इसको हम हिंदू ग्रोथ रेट भी कहते हैं। उस वक्त हम पॉलिसी फॉलो कर रहे थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, कि भैया स्वदेशी यूज करो, विदेशी का बहिष्कार करो। याद आ गया? अब तो ये हमारी जो एनुअल ग्रोथ थी काफी कम थी और उस समय हम बहुत ही खराब से पीरियड से गुजरे थे। हमारी कंट्री में एक प्राइम मिनिस्टर हुई जिनका नाम बहुत ही फेमस है, श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने 1969 में नेशनलाइजेशन करा बैंक्स का। 14 बैंक्स को उन्होंने पहले फर्स्ट फेज में नेशनलाइज करा और इसका पर्पस था, ये एक अच्छा मूव था उस जमाने का, क्योंकि इसका पर्पस ये था कि बैंक्स जो अपनी मनमानी कर रहे थे वो कंट्री के लिए वर्क करें, ना कि निजी स्वार्थ में। उसके अलावा एक बहुत ही फेमस एक्ट है जो तुमने सुना ही है, MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। इसको उन्होंने इसलिए लाया कि जो इंडस्ट्री अपना एकाधिकार बना रही है, मोनोपोली बना रही है, उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकें। बट आई वुड लाइक टू से हमारा परफॉर्मेंस इस पूरे 30 इयर्स में वर्स्ट था। लाइसेंस राज था, 3 युद्ध हमने झेले थे, कारगिल का वॉर, चाइना का वॉर, इतने सारे वॉर्स हमने झेले थे और बहुत बड़ा एक ड्राउट भी उस समय आया था, सूखा, अकाल और ऑयल शॉक, जो कि हमें लगता ही जा रहा था इससे हमारी ग्रोथ आगे बढ़ने की जगह पीछे हो रही थी। राइट गाइज? अब हाँ, बीच में एग्जाम में एक पॉइंट ये भी आया था, काफी इंपॉर्टेंट है ये, कि MRTP का उद्देश्य क्या था, तो आई थिंक ये तो तुम लोग कर लोगे। अब हम आ गए 30 साल का, मैंने तुम्हें शॉर्ट में जिस्ट बता दिया, डोंट वरी। अब रिफॉर्म्स ऑफ 1880 एंड 1990। बेटा अर्ली रिफॉर्म्स का पीरियड समझ लो तुम 1880 में स्टार्ट हो गए थे रिफॉर्म्स। आप मान के चलो कि 1980 से 85 तक 5 साल में हमारी जो ग्रोथ रेट थी
पहले तो 3.5 चल रही थी, आजादी के टाइम तो बहुत ही खराब स्थिति में थे, 2% पे थे हम आजादी के टाइम, बिल्कुल ही अंडर डेवलप्ड कंट्री में वो हाल होती है। उसके बाद 3.5% हिंदू ग्रोथ रेट, उसके बाद ये वाले दशक में 5 मोटा मोटी याद रख लेना, 5.7 5.8 इस पूरे दशक में हमारा जो रुपी था उसको हमें डिवैल्यू करना पड़ गया था 30% से। तुमने पढ़ा है कि रुपी का डिवैल्यूएशन अगर गवर्नमेंट करती है, पहले सरकार रेट फिक्स करती थी बेटा, फिक्स एक्सचेंज रेट था, काफी 1990 के लिबरलाइजेशन के बाद हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे आए, राइट, तो वो भी हम मैनेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पर आए। तो सरकार जब डिवैल्यूएशन करती है तो तुम्हें पता है उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और इंपोर्ट घटते हैं, पर एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन बढ़ती है, आउटपुट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो ये हमारा रुपी डिवैल्यू हुआ था उस वक्त। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ऑलरेडी सरकार ने लिबरलाइज करना स्टार्ट कर दिया था, और फिर भी 1991 जैसे बड़े रिफॉर्म्स नहीं हुए थे, एक शुरू हो गए थे रिफॉर्म्स। यस एवरीवन, ओके। नाउ एरा ऑफ रिफॉर्म्स में जैसा कि मैंने कहा, हमने करा क्या, अर्ली एरा में हमने बेटा डी लाइसेंसिंग शुरू कर दी कि 25 इंडस्ट्रीज का लाइसेंस तो हमने 1980 और 85 के बीच में ही रवाना कर दिया। हमने 3 मेजर चीजों को कवर किया था, इंडस्ट्री कि इनको थोड़ा फ्री छोड़ो, ट्रेड इंक्लूडिंग फॉरेन ट्रेड थोड़ा लिबर्टी दो, और टैक्सेशन थोड़ा कमांड कम करो। तो 3 एरियाज पे, इंडस्ट्री, ट्रेड जिसमें फॉरेन ट्रेड भी शामिल है, एंड टैक्सेशन, ये 3 चीजों को हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया इकोनॉमी को। ओके, डी लाइसेंसिंग स्टार्ट कर दी, जैसा कि मैंने कहा, ब्रॉड बैंडिंग हमने स्टार्ट करी। ब्रॉड बैंडिंग का मतलब क्या था, अब मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि टाटा अगर नैनो बना रही है तो एक बार तो लाइसेंस ले चुकी, अब दूसरी कोई कार बनानी है सिमिलर टाइप की तो फिर से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो कंपनीज एक बार अगर कोई प्रोडक्ट बना ले और उसकी लाइसेंस ले ले, तो वैसे सिमिलर प्रोडक्ट के लिए लाइसेंसिंग की नीड नहीं है। दैट वाज ब्रॉड बैंडिंग फैसिलिटी। ओके बेटा, देन बेटा हमने मल्टी पॉइंट एक्साइज ड्यूटी को भी चेंज किया। पहले क्या था, एक लेवल पे, फिर दूसरे लेवल पे, फिर तीसरे लेवल पे इतनी बार लगती थी एक्साइज ड्यूटी, उसको कहते थे कैस्केडिंग इफेक्ट, वो बहुत नुकसानदायक था। तो उससे हम आए मॉडवैट पे, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। ऑल्सो हमने स्टॉक मार्केट को लिबरेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाया कि सेबी का गठन हुआ 1988 में। 12 अप्रैल 1988 में सेबी का गठन हुआ और बाद में सेबी को स्टैट्यूटरी पावर्स भी दिए गए। तो ये सब 1980 के रिफॉर्म्स थे, इसमें तुम्हें इतना ही मोटा मोटी याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो 1991 के रिफॉर्म्स ध्यान से सुनो। अब जब हम 1991 के रिफॉर्म्स पे आए तो तुम्हें इनका नाम पता है, इट इज कॉल्ड LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो ये जो LPG है, इन्होंने मार्केट पे ज्यादा फोकस किया रादर देन सरकार। आजादी के वक्त हमने किस चीज के ऊपर फोकस किया था बच्चों? वी हैड फोकस्ड ऑन सरकार, कि सरकार चलाए देश को। यहां हमने मार्केट ड्रिवन पॉलिसीज की और सरकार के हाथ से रोल शिफ्ट किया थोड़ा सा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी क्यों? पूरा कंसंट्रेशन से सुनना। 1991 में हुआ था गल्फ वॉर। उस गल्फ वॉर के उस जोन में हुआ था गल्फ वॉर। तुम्हें तो पता है कि गल्फ वॉर में अमेरिका ने गल्फ में तेल के कुओं में आग लगा दी, सप्लाई हो गई कम, रेट एकदम शूट अप हो गए। तो हम जो इंडियंस थे, हमारा 1/3 इंपोर्ट बिल तो ऑयल का ही है। तो ऑयल प्राइसेस के बढ़ने से पूरी इकोनॉमी चरमरा जाती है। पूरी इकोनॉमी में जो सामान इधर से उधर जा रहा है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, मशीनें महंगी हो जाती हैं ऑपरेट करना, क्योंकि डीजल ऑयल सब महंगा हो जाता है, तो पूरी इकोनॉमी चरमरा जाती है। तो वो आग लग गई हमारी इकोनॉमी में। उन्होंने वहां क्या आग लग गई, आग यहाँ लग गई। अब उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास बाहर से जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके लिए हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स होते हैं। सिर्फ भाई साहब 2 हफ्ते के रिजर्व बचे थे कि 2 हफ्ते आप और इंपोर्ट के लिए पेमेंट कर सकते हो, उसके बाद आपका भंडार हो जाएगा खाली। फॉरेन एक्सचेंज कम होना बहुत बड़ा नुकसान का एक कारण बनता है किसी भी देश में। ऐसे में हमको लोन की जरूरत पड़ी। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ा हुआ है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिगड़े हुए हैं,
सब हमारी हालत गंभीर है। इन्फ्लेशन तो पीक पे 13.9%, भाई साहब 14% इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, पूरी आग लग जाती कंट्री में, इतनी महंगाई बढ़ गई। ऐसे में हमको वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा लोन लेने। जब हम वर्ल्ड बैंक के पास और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास लोन लेने गए तो उन्होंने शर्त रखी कि आप लोग जिस तरह से अपनी इकोनॉमी को चला रहे हो दैट्स नॉट द राइट वे, आप थोड़ा प्राइवेट सेक्टर के हाथ का रोल बढ़ाओ, वो और बेहतर इकोनॉमी चलाएंगे, नेशनल इनकम बढ़ेगी तो आप अपने डेट्स पे कर पाओगे। उनकी बात को सुनते हुए हमें लिबरलाइज करना ही पड़ा इकोनॉमी को। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हमने फॉलो किया। नाउ हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? एक ऑब्जेक्टिव तो हमारा था कि हम मार्केट ड्रिवन पे आए, सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी से मार्केट ड्रिवन पे आए, और दूसरा स्टेबलाइजेशन करना हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमी में बिल्कुल हाहाकार जो मची हुई थी तो हम उसको स्टेबलाइज करें और अपना फिस्कल डेफिसिट कम करें। राइट गाइज, अब हमने क्या क्या रिफॉर्म्स किए? हमने फिस्कल रिफॉर्म्स किए, हमने मॉनेटरी रिफॉर्म्स किए। फिस्कल रिफॉर्म में तुम्हें पता है खर्चों के और टैक्स से रिलेटेड रिफॉर्म। मॉनेटरी रिफॉर्म की कमान आरबीआई के पास थी, मनी सप्लाई को कंट्रोल करके उन्होंने इसको किया। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स सेबी के हाथों हुए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स, इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन और लाइसेंसिंग को हमने कम किया। और फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स जिसमें ग्लोबलाइजेशन को हमने अपनाया और टैरिफ को कम किया। तो दिस वाज द ब्रॉड सेटअप। एक बार सुन लोगे एग्जाम में तो सब क्लिक करेगा। तो क्या कहा मैंने? एक हमारा उद्देश्य था स्टेबलाइजेशन, जो इकोनॉमी बिल्कुल घबराहट में थी, वो एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव था, और एक हमारा था स्ट्रक्चरल चेंजेस जो कि लॉन्ग टर्म थे। ओके, तो फिस्कल पॉलिसी में मैं तुम्हें लिखवा चुकी हूं कि एक बेटर टैक्स स्ट्रक्चर, बेटर टैक्स कंप्लायंस, गवर्नमेंट के खर्चे को कम करें, ये हमारा प्रयास था। मॉनेटरी रिफॉर्म्स में हमने एसएलआर कम किया, सीआरआर कम किया, आरबीआई का रोल फ्रॉम एक कंट्रोलर टू फैसिलिटेटर करा। उसके बाद हम लोगों ने सेबी को सेटअप कर दिया, ही था बता दिया तुम्हें। सेबी को स्टैट्यूटरी पावर्स दिए। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमने लाइसेंस राज को हटाई फेंका और सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज को पहले लाइसेंसिंग में रखा, और अब तो और ही कम करके 2 ही बची। 2 हमने रखी हैं पब्लिक सेक्टर के लिए, रेलवेज और एटॉमिक एनर्जी, बाकी सब बिना लाइसेंस के चलाओ भैया। ओके, तो पब्लिक सेक्टर को हमने 2 इंडस्ट्रीज तक सीमित किया। एमआरटीपी एक्ट को हमने चेंज किया और कंपटीशन एक्ट बनाया। एमआरटीपी एक्ट वाज वे टू स्ट्रिक्ट, तो हमने कंपटीशन एक्ट ले आया 2002 में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमने रेड कारपेट बिछा के आइए चले आइए बुलाया, और रुपी को 18% से डिवैल्यू किया अगेंस्ट डॉलर। यस माय डियर किड्स, याद रहेंगे सारे पॉइंट्स। मैं ये सब तुम्हें नोट करके लिखवा चुकी हूं। जिन लोगों ने मेरे साथ इस चैप्टर को ढंग से पढ़ा है उनको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। उसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हमने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटाए, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को कंटिन्यू किया। हमने पहले पॉलिसी फॉलो की थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और अब हमारी पॉलिसी थी ग्लोबलाइजेशन। तो हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम 1993 से फॉलो कर लिया। पहले क्या था बेटू? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो गवर्नमेंट डिवैल्यूएशन करती थी, और फिक्स्ड एक्सचेंज से हम किस पे आ गए? फ्लोटिंग से 1993 में। हमारी एक स्कीम थी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसको हमने रिप्लेस कर दिया और नई स्कीम लाए, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, रॉटेप। ओके, 2021 में। ये तो काफी लेट, 1991 के 20 साल बाद का ये पॉलिसी है। ठीक है बेटा। सो 1991 में हमारी जीडीपी इतनी खराब पोजीशन पे आ चुकी थी 1%, और 2021 में जस्ट कोविड के बाद हम 8.5% अप्रोक्सीमेट थे। तो मोटा मोटी एवरेज तुम कह सकते हो 6% पे जीडीपी हमारी चल रही है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों, हर चीज तुम्हें याद रहे ये तो संभव नहीं है, बट मोटा मोटी तुम इस लेक्चर को अगर सुन लोगे तो तुम्हें मोटा मोटी चीजें याद रह जाएंगी, इतना पर्याप्त है। यस गाइज, करंट पोजीशन ऑफ इंडिया, प्राइमरी सेक्टर। यस गाइज, ये मैं तुम्हें पूरा लिखवा चुकी हूं। हाँ या ना? आज की डेट में बेटा हम बहुत सारी चीजों के अच्छे प्रोड्यूसर हैं। वी आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस, जूट, स्पाइसेस। हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ कैश क्रॉप सब बनाते हैं, जूट, कॉटन, शुगर केन एक्सेट्रा। मोटा मोटी आज की डेट में 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जो उस समय 85% थी।
ब्रिटिशर्स के टाइम, आज़ादी के टाइम 75% थी, अब मोटा मोटी 50% है, मगर उतनी इनकम वहां से नहीं आती है, तो जीडीपी हमारी 20% ही अभी अभी है। मगर हाँ, हम फूड डेफिशिएंट से, इंपोर्ट डिपेंडेंट नेशन से फूड एक्सपोर्टिंग नेशन बन गए। कहाँ हम फॉरेन से इंपोर्ट करते थे खाना, आज हम एक्सपोर्टर बन गए हैं बहुत सारी चीज़ों के, तो ये देश प्रगति पर है। एक स्कीम है, हाँ बेटा, आज की डेट में इंडिया टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड है। ऐसे तो इतना डेटा है, इतना डेटा है, पर मैंने तुम्हारे लिए वो सिलेक्ट करा है स्लाइड पे जो काम का है। ओके, आपदा एक क्या ना स्कीम है गवर्नमेंट की, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनका पर्पस है कि ये एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करें। उसके बाद बेटा हमने बहुत सारी चीज़ें की, जैसे एमएसपी सेट की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, परंपरागत कृषि विकास योजना आई, सॉइल हेल्थ कार्ड्स इशू हुए, एंड ई नाम सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर। मैं भी ये देख के ही बोल रही हूँ, क्योंकि इतने सारे स्कीम्स हैं कि तुम क्या क्या याद करोगे, जितना बोल रही हूँ बस उतना कर लो। सेकेंडरी सेक्टर, यहाँ पर कुछ मजेदार इंडस्ट्री में सुनो। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंक पता है 40th हो गई है। क्या मतलब है मैम इसका? यू नो द मीनिंग ऑफ द शब्द इनोवेशन। हमारे यहाँ पे कितने स्टार्टअप्स खुले हैं, किसी भी काम को बेहतर करने का तरीका इंडियन से सीखो। जुगाड़ू है अपन फुल, अपने खून में ही जुगाड़ है ना भाई। चैप्टर पढ़ा नहीं है, रचना मैम का लेक्चर आखिरी में देख लो, इतनी जुगाड़ तो हो ही जाएगी कि कुछ तो टिक करके आ ही जाएंगे। ठोको ताली एवरीवन, नंबर का तो आ ही नहीं चाहिए। सो बेटा उसके बाद जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ 1 जुलाई 2017 को, जिसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी पे सरकार के हम चले। उसके बाद मेक इन इंडिया लॉन्च हुई 2014 में, कि इंडिया में आके आप इंडस्ट्री सेटअप कीजिए ताकि रोजगार बढ़े। मैं जितना बताऊं कम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी रैंक इंप्रूव होके 63 तक आ गई। कहाँ 160s में थी, फिर 140 तक आई थी, अब 63। बहुत तेज हमने इस पे छलांग मारी। द वर्ल्ड फेम, फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। उद्यमी भारत स्टार्ट हुआ। उद्यमी भारत क्या पर्पस था बेटा? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ उद्यमी भारत? एमएसएमई को सपोर्ट करना। उद्यम मीन्स बिजनेस, तो उद्यमी भारत। देन एफआईबी भी हट गया बेटा 2017 में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हट गया और नया रेजीम आ गई एफआईएफ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, ओके, कि उनकी मदद कर सकें। उसके बाद एनएलपी वाज फॉर्म्ड, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तो ऑलरेडी रिपीटेड पॉइंट है, मैं पहले बता चुकी तुम्हें। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 40th पे आ गए, है ना, फर्स्ट पॉइंट रिपीटेड है ये। और आज की डेट में इंडिया एक अट्रैक्टिव हब फॉर एफडीआई बनी गया है। टर्शरी सेक्टर में बहुत इंप्रूवमेंट है। हमारा देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के बाद कुछ है तो वो है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में बेटा, हाँ, आज की डेट में इंडिया का लार्जेस्ट सेक्टर है। तुम तो मोटा मोटी याद कर लो 50-30-20, 50% बेटा यहाँ से कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम आ रहा है, 30% मैन्युफैक्चरिंग से और 20% मोटा मोटी एग्रीकल्चर से। ओके, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडिया का सेक्टर है और इंडिया टॉप 10 WTO मेंबर्स में आ गई है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। बेटा एक्चुअली इतना कुछ है बताने को, तो तुमसे जितना करते बने तुम उतना करो। उसके बाद थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में मैं स्पेसिफिकली तुम्हें बताना चाहूंगी। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस हमारे देश के प्लानिंग के आर्किटेक्ट कहलाते हैं। 5 ईयर प्लान्स इंडिया में उन्हीं के मार्गदर्शन में बने। इनको पर्सपेक्टिव प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान भी कहते हैं। हमारे जो नीति आयोग थी उसने बहुत कुछ इनिशिएटिव्स लिए, बट उसके की इनिशिएटिव्स इस पूरे टाइम में क्या क्या रहे? एक तो एनडीएपी, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्रोग्राम, एक शून्य कैंपेन जिसमें उन्होंने जो एयर क्वालिटी है ना, हमारे बढ़ते हुए पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकें, उस पे उन्होंने टारगेट किया। देन ई अमृत, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को एक पोर्टल पर पूरी जानकारी अगर लोगों को मिल जाए तो लोग ज्यादा कंफर्टेबली खरीदेंगे,
तो ई अमृत एक बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड मिथेनॉल इकोनॉमी की तरफ हमने बढ़ने की कोशिश की। ये मिथेनॉल क्या होता है बेटा? इथेनॉल और मिथेनॉल ये सब्स्टिट्यूट्स हैं। जो गन्ना होता है ना बेटा, उससे जब शुगर केन एक्सट्रैक्ट हो जाती है तो उसके बाद जो उसका खाका बचता है ना, उससे और उसका जो मोलासेस निकलता है, वो सॉरी मैं टेक्निकल वर्ड यूज कर रही हूँ, तो उससे प्रोड्यूस होता है जो कि लॉन्ग टर्म में पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट बन सकता है। तो अगर हम इथेनॉल इकोनॉमी पे जाएंगे तो हमको बाहर से जो ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है वो रिड्यूस हो जाएगा। हम अभी डॉलर दे के उसको इंपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो डॉलर की जब डिमांड ही कम आ जाएगी तो डॉलर अपने आप अपनी औकात पे आ जाएगा। ठीक है बेटू? इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।